So we are discussing about buffer solution, फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट थर्ड में यह आपके सिलेबस में है। इसमें बताया था हमने आपको कि ये वाटर है, प्योर वाटर, इसका पीएच 7 होता है। कब? एट 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा घटा दिया जाएगा तो पीएच वैल्यू भी बदल जाती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही सॉल्व करते हैं। अगर इसमें हम एसिड मिलाएं, थोड़ा सा HCl मिला दें, तो पीएच क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। और अगर इसमें बेस मिलाएं यानी OH, तो पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन एल्केलाइन हो जाएगा। इसका मतलब पानी का पीएच बदल जाता है, आइदर एडिशन ऑफ एसिड और एडिशन ऑफ बेस। तो पानी को हम लोग नहीं बोलते हैं क्या चीज़? बफर सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पीएच चेंज हो जाता है बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। तो ऐसे सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं जिनमें एसिड या बेस डाला जाए और पीएच में कोई चेंज न हो। तो उसके हम लोग 3 एग्जाम्पल्स पढ़े थे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट, यह अकेला सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन, यह बफर सॉल्यूशन का काम करता है। कैसे करता है, यह पिछले लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया था। दूसरा था एसिडिक बफर सॉल्यूशन, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था एस्टिक एसिड और सोडियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन। इसकी खास बात ये थी कि इस बफर सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट जो होगा वो वीक एसिड होगा, दूसरा जो कंपोनेंट है वो इस एसिड का साल्ट होगा विथ स्ट्रांग बेस। ऐसे समझाया था। यह एस्टिक एसिड है, ये वीक एसिड है, और यानी OH मिला दें जो स्ट्रांग बेस है, तो एसिड का H और बेस का OH वाटर बना देगा, और यह सोडियम एसीटेट के साथ मिलकर सोडियम एसीटेट बना देगा। तो यह चीज़ कांस्टेंट रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो वीक एसिड होगा वो जो आप लेंगे उसी का साल्ट लेना है। ठीक है? जैसे एस्टिक एसिड लिया तो एस्टिक एसिड का ही साल्ट या लेंगे, फार्मिक एसिड का साल्ट नहीं लेंगे और किसी भी एसिड का नहीं। जिस एसिड का को यहाँ लेंगे उसी एसिड का सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम साल्ट आप ले सकते हैं। बस बेस क्या रखना है? स्ट्रांग रखना है यहाँ पर। जैसे एक और एग्जांपल आप जानिए, बेंजोइक एसिड है, यह भी वीक एसिड होता है। अगर इसमें हम NaOH मिला दें तो इसका H, इसका OH वाटर, और यहाँ पे सोडियम बेंजोएट आ जाएगा। तो इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। लाइकवाइज एक और आपने पढ़ा है थैलिक एसिड। इसमें NaOH मिलावें तो यहाँ से H, यहाँ से H वाटर बन के निकलेगा, और सोडियम या पोटेशियम थायलेट चेंज हमने कर दिया, KOH के साथ रिएक्शन करा लीजिए
NaOH की जगह पर आपने KOH ले लिया, या स्ट्रांग बेस है। तो ये सब मिक्सचर जो है एसिडिक बफर सॉल्यूशन के हैं। इनमें एसिड या बेस डाला जाए तो उनके पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। और तीसरा हम बताए थे आपको एल्केलाइन बफर सॉल्यूशन। इसमें क्या था, वीक बेस था और इसी का साल्ट स्ट्रांग एसिड के साथ NH4Cl या NH4NO3, अमोनियम सल्फेट, ये सब ले सकते हैं आप। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो पहला हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात करें। इसमें जो फार्मूला यूज होता है, जो इसका फार्मूला आएगा, वो फार्मूला हम पहले लिख देते हैं आपको। पीएच इक्वल टू PKa प्लस log साल्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट या मोलैरिटी अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये आपका फार्मूला है। जैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल मान लीजिए, हम एस्टिक एसिड लें और सोडियम एसीटेट लें। अगर ये हमने एग्जांपल लिया है तो इसमें यह एसिड है और ये क्या, साल्ट। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल टू PKa प्लस log साल्ट, ये है सोडियम एसीटेट का साल्ट। तो यहाँ कंसंट्रेशन किसका आएगा, सोडियम एसीटेट का। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन दिया होगा, इसका मोलर कंसंट्रेशन दिया होगा, वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। एसिड इसमें क्या है, एस्टिक एसिड, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड, यह फार्मूला तैयार हो गया। इस इक्वेशन को कहा जाता है हेंडरसन हैसेल बाल्क इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज। ऐसे ही आप एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन का फार्मूला निकालेंगे तो उसमें यहाँ पर पीएच के जगह पर POH होगा, ये PKB होगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा। उसको भी हम लोग हेंडरसन हैसेल बाल्क इक्वेशन कहते हैं। तो आज का जो एम है, इसका डेरिवेशन कहाँ से आया, तो इसको जानने के लिए आप जानते हैं फार्मूला क्या है, पीएच माइनस log HI। तो पीएच का रिलेशन कहाँ से है, एच आयन से। और इनमें देखें एस्टिक एसिड और सोडियम एसीटेट में अगर आयोनाइज कराया जाएगा तो एच कहाँ से आएगा, एस्टिक एसिड से ही आएगा, इससे तो आएगा नहीं। तो बेस यह रहेगा कि इसका यूज करना है, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं करना है। इसके लिए हम लोग यह एग्जांपल ले रहे हैं, एस्टिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। तो हम लोग जानते हैं कि एस्टिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड। इसका आयोनाइजेशन हो तो एसीटेट आयन और एच आयन आएगा। दूसरा हम लोगों ने क्या लिया है बफर सॉल्यूशन में, सोडियम एसीटेट साल्ट है। इसका आयोनाइजेशन होगा तो एसीटेट आयन और सोडियम आयन आएगा। जैसे मान लीजिए बीकर में आपने यहाँ पर क्या लिया था बफर सॉल्यूशन किसका, एस्टिक एसिड का और सोडियम एसीटेट का, ये लिया था हम लोगों ने। तो इसका आयोनाइजेशन ये है, इतने आयन्स यहाँ पर क्या है इसमें मौजूद है।
इस इक्वेशन को हम ले रहे हैं। आप देखिए इसमें क्या एच आयन है कि नहीं, तो हम इस इक्वेशन को लें ताकि इस फार्मूला को हम लोग यूज कर सकेंगे। तो इस पे अगर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एसिड है तो के ए इक्वल टू पढ़े हम लोग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपान एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ एसीटेट आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ एच आयन, या मोलर कंसंट्रेशन कह सकते हैं आप, अपान एस्टिक एसिड। ये हम लोग पढ़े हैं कि नहीं। अगर इस एच आयन को इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, चलिए स्टेप वाइज करते हैं। के ए एस्टिक एसिड इक्वल टू एसीटेट आयन और एच आयन, यही तो आएगा। या एच आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एसीटेट के कंसंट्रेशन से इसमें डिवाइड कर दें, के ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। क्योंकि पीएच का फार्मूला निकालना है तो ए मालूम है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लाग आना चाहिए और माइनस भी आना चाहिए। तो दोनों साइड का अगर लाग लेना तो ये हो जाएगा लाग एच आई इक्वल टू लाग के ए प्लस लाग एस्टिक एसिड अपान एसीटेट आयन। कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया, लाग यम इंटू यन। किसके इक्वल होता है, लाग यम प्लस लाग यन। तो ये क्या है, मान लिया यह यम है, इतना फैक्टर ये यन है। तो लाग जब लेंगे तो यहाँ पे लाग लिखेंगे तो लाग यम इंटू यन है ये, तो लाग के प्लस लाग दिस वन। पीएच के फार्मूला में क्या होता है, यहाँ माइनस लाग होता है। अब क्या किया जाए, पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस लाग एच आई माइनस लाग के ए माइनस लाग एस्टिक एसिड अपान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। वी कैन राइट इट। फिर हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि केमिस्ट्री में स्मॉल पी को माइनस लाग कहा जाता है। ये तो इस माइनस लाग की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी एच। यहाँ माइनस लाग को पी के ए, इस माइनस को हम प्लस में अगर करें तो यह पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा लाग एसीटेट आयन अपान एस्टिक एसिड। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर इसको ध्यान से देखें हम, यह एसिड है एस्टिक एसिड, यहाँ जो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन है वो कैसे लिया जाएगा। अब देखिए जो ऊपर का इक्वेशन ये था,
एस्टिक एसिड, एसीटेट आयन और एच आयन। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, अगर आपको याद हो, एच सी एल, एच आयन और सी एल आयन, अगर इसकी मोलैरिटी 10 पे पावर -3 यम है तो इसकी भी मोलैरिटी 10 पे पावर -3 होती थी। यानी इस आयन का कंसंट्रेशन इस एसिड के कंसंट्रेशन के इक्वल। तो दिमाग में आएगा कि इस एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन इस एस्टिक एसिड के कंसंट्रेशन के बराबर। लेकिन आपके पास एस्टिक एसिड के साथ साथ में सोडियम एसीटेट भी है, तो यह भी क्या देगा, एसीटेट आयन और सोडियम आयन। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या पैदा होगा कि यहाँ भी तो एसीटेट आयन है, इसका कंसंट्रेशन सोडियम एसीटेट के कंसंट्रेशन के बराबर लीजिए। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका जो कंसंट्रेशन है एसीटेट का वो इसके बराबर लें या इसके इक्वल लें, क्योंकि दोनों में एसीटेट आयन है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इफेक्ट की बात होती है, कॉमन आयन इफेक्ट। अगर इंटरमीडिएट में आप ध्यान दिए हों तो यह बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसमें होता क्या है कि भाई आयन लिखा है, आयन होगा, और कॉमन मैथमेटिक्स में लिया जाता था कि नहीं, तो कोई चीज़ दोनों में जो होगी वो कॉमन कही जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यह एस्टिक एसिड क्या है, वीक एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम एसीटेट साल्ट है, और कोई भी साल्ट क्या होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका आयोनाइजेशन 100% होता है। ये सारी बातें पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में सब बताई जा चुकी हैं, फिर भी कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, उनके लिए सब है। तो साल्ट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जो बफर सॉल्यूशन है इसमें दो है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों में एसीटेट आयन क्या है, कॉमन है। मतलब इस बफर सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं इस इफेक्ट की बात हो रही है कि दो सबस्टेंस हो, एक वीक हो एक स्ट्रांग हो, दोनों में एक आयन कॉमन हो। तो होता क्या है इससे कि ये जो स्ट्रांग वाला इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, यह वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले से था, यानी बहुत कम आयोनाइज होता है। 100 मालिक्यूल लिया जाए तो 30-40 आयोनाइज होंगे, और इसके प्रेजेंस में इसका आयोनाइजेशन और कम हो गया, यानी वीकर हो गया, वीकेस्ट हो गया। तो एस्टिक एसिड का आयोनाइजेशन नहीं के बराबर होता है। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो एसीटेट आयन आएगा वह एस्टिक एसिड की वजह से नहीं आएगा, बल्कि साल्ट की वजह से होगा। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, जो कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन है वह किसके इक्वल नहीं होगा, एस्टिक एसिड के इक्वल नहीं होगा। यह इक्वल होगा किसके, सोडियम एसीटेट के। ये होगा।
कन्फ्यूजन क्लियर हुआ? फिर से एक बार देखें। प्रॉब्लम यहाँ से थी कि इस एसीटेट आयन के जगह पर हम एस्टिक एसिड लिखें या सोडियम एसीटेट लिखें। तो इसमें बताया गया क्योंकि दोनों में एसीटेट आयन है और यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम एसीटेट, दोनों में एसीटेट आयन कॉमन है। कॉमन होने की वजह से यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट होता है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या चीज़ है कि when there are two electrolytes, weak and strong, then strong electrolyte suppress the ionization power of weak electrolytes, and both electrolytes should have one ion common. It is common ion effect. Due to this, acetate ion will come from sodium acetate, not from acetic acid. तो इसलिए अब हम लोग जो ऊपर फार्मूला था pH इक्वल टू pKa प्लस log एसीटेट आयन था, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट हो गया। और नीचे ऑलरेडी हमारा क्या था, एस्टिक एसिड था। इसी इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, हेंडरसन हैसेलबाल्क इक्वेशन। सोडियम एसीटेट क्या है, साल्ट है। एस्टिक एसिड क्या है, एसिड है। इसलिए इसका जो जनरल फार्मूला तैयार हुआ वो हुआ pH इक्वल टू pKa प्लस log मोलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इसी तरीके से अब हम लोग एल्केलाइन बफर सॉल्यूशन, जिसका एग्जाम्पल क्या था, हम लोगों ने लिखा था NH4OH और NH4Cl। इसके लिए pH वैल्यू का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, सेम प्रोसेस पे करना है। आप देखें, दोनों का आयोनाइजेशन किया जाए, अमोनियम आयन और OH आयन आएगा। यह क्या है, वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट। NH4Cl साल्ट है, and salt are always strong electrolyte. It will give ammonium ion and chloride ion. किस इक्वेशन को लेके चलेंगे, इसको लेके चलते हैं क्योंकि अब बेस है। लॉ ऑफ मास एक्शन इस पे लगाया जाए तो Kb, बी फॉर बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, एक्टिव मास ऑफ अमोनियम आयन, एक्टिव मास ऑफ OH आयन, एक्टिव मास ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kb और NH4OH अपान NH4 आए। क्लियर है? इसको यहाँ कर दिया, इसको नीचे कर दिया, OH आयन इक्वल टू आ गया। दोनों साइड का लॉग ले लीजिए, तो log OH आयन log Kb प्लस log अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया जाए,
तो माइनस log OH माइनस log KB माइनस log NH4OH अपान अमोनियम आयन। माइनस log को हमने बताया P लिखने के लिए, POH इक्वल टू PKB, इसको पलट के लिख दिया तो प्लस हो जाएगा ये अमोनियम आयन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो फिर यहाँ पे अमोनियम आयन आया। अब इसका कंसंट्रेशन किसके बराबर है, यहाँ देखिए अमोनियम आयन है यहाँ पे, यहाँ भी कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें किसको लेंगे हम लोग, अमोनियम क्लोराइड को लेंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन के इक्वल लेंगे। तो अमोनियम आयन के जगह पे हम लोग कंसंट्रेशन किसका यूज करेंगे, अमोनियम क्लोराइड का, न कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट dissociation power of NH4OH will be very less and it will be remain as undissociated। तो यहाँ हम लोग जो अमोनियम आयन है इसके जगह पर POH इक्वल टू PKB प्लस log अमोनियम क्लोराइड अपान NH4OH। यह क्या है, साल्ट, ये क्या है, बेस। तो जनरल फार्मूला क्या निकल कर आया, POH इक्वल टू PKB प्लस log साल्ट अपान बेस। हमको POH तो निकालना नहीं था, हम लोगों को क्या निकालना था, pH। तो एक फार्मूला आपको बताए थे, pH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 14 एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो pH क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH या 14 और POH के जगह पे ये जो वैल्यू आया है, ऐसे कर सकते हैं PKB प्लस log salt upon base। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज हेंडरसन इक्वेशन, या पूरा नाम हेंडरसन हैसेलबाल्क इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने डेरिवेशन सीख लिया। अब आज की पढ़ाई हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, बने रहिएगा।